ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई आप सब लोगों के। तो आई होप कि आप सभी बढ़िया हो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो और रिवीजन टाइम टू टाइम करते जा रहे हो और अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस हो, ठीक है बेटा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने SN1 एंड SN2 यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पूरी तरह से खत्म कर लिया है। सारे सॉल्वेंट, लिविंग ग्रुप इफेक्ट, रीअरेंजमेंट, हर एक टाइप के प्रॉब्लम्स और हर एक टाइप के केसेस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। कुछ भी नहीं बचा, कब कौन सा सॉल्वेंट लेना है, कब कौन सा लिविंग ग्रुप होगा, इन सब बातों को देख लिया हूँ। किस रिएजेंट से कौन सा न्यूक्लियोफाइल मिलना है ये भी समझ लिए थे, ठीक। कुछ स्पेशल रिएजेंट थे जो कहीं पे SN2 दिखा रहे थे, कहीं पे SN1 दिखा रहे थे। मतलब कुछ स्पेशल रिएजेंट थे जिनके न्यूक्लियोफाइल कहीं पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहे थे और कहीं पे वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहे थे। तो सर ये यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल क्यों बने हैं, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्यों बने हैं, इन सभी बातों को हम लोगों ने बढ़िया तरीके से समझ लिया था। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। तो बेटा अब हम लोग कहीं ना कहीं पुराने टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाले पार्ट में कोई भी लोचा आप नहीं होना चाहिए आपको। स्टीरियोकेमिस्ट्री से लेके सारे इंपॉर्टेंट टर्म उसके हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे और आज ही एलिमिनेशन खत्म कर देंगे। सर इतना जल्दी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तो आपने इतना टाइम लगाया था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सर आपने इतना अधिक टाइम लिया था, इसको इतना जल्दी कैसे खत्म कर दोगे? बेटा इसको जल्दी खत्म करने के पीछे का वजह है, अभी मैं जब आपको E1 रिएक्शन पढ़ाऊंगा, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। E1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल SN1 की तरह सिमिलर है और टॉपिक भी छोटे हैं, सारे प्रॉब्लम्स भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है ठीक है। उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देख ली बेटा, उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देख ली हैं, ठीक। तो कहीं ना कहीं आपको अब लगभग केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइडिया आना शुरू हो गया होगा कब कौन सा और कैसे काम करना है। आज हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन को पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, कोई भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं। फिर से मैं यही बात बोलूंगा कि यहाँ से पढ़ लेना, सारी बातों को समझ लेना, फिर जाके आप कहीं से भी कंपेयर कर लेना, ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो अगली बात समझो, अब देखो आप अगली बात समझो कि आज की क्लास में पूरे फोकस से आप सुनना। आज एलिमिनेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, एलिमिनेशन को खत्म भी कर देंगे। थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा तो लंबा ले लेंगे, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे लंबा ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एलिमिनेशन तो आज खत्म करना है, ठीक। उसके बाद हम लोग एलिमिनेशन खत्म करने के बाद कहां पे आ जाएंगे बेटा? एलिमिनेशन खत्म करने के बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि एलिमिनेशन आज तो खत्म हो गया, कल तक पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको ये काम करने के लिए बेटा मेरे को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लंबी क्लासेस लेनी पड़ेंगी, ज्यादा टॉपिक्स पढ़ाने पड़ेंगे। फिर हम लोग परसों दिन क्वेश्चन, एक दिन, हाँ परसों दिन सोच रहा हूं कि अल्कोहल स्टार्ट कर दूं, नहीं कर पाया तो एक प्रैक्टिस सेशन रख लूंगा, उसमें हम लोग अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसके लिए बेटा आपको भी रेडी रहना पड़ेगा कि आप भी अच्छे से अपना नोट्स वगैरह बनाते रहो, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो, आपके पास जो भी बुक है, बट PYQ जरूर करते रहना, पास्ट ईयर क्वेश्चन आप जरूर करते रहना और आपको समझ में आएगा कि सारे टॉपिक्स हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे कवर करते जा रहे हैं, ठीक है। अब चलो बेटा अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, बिना किसी बकवास के, बिना किसी टाइम वेस्ट के। सर एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है? एलिमिनेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है? मतलब कोई चीज तो उसमें से एलिमिनेट होगी, कोई भी चीज तो उसमें से एलिमिनेट होगी। सर इसको सर एलिमिनेट मतलब बाहर निकल जाना, टूट के हट जाना, ठीक है, हाँ सर। अब इसका मैं मैकेनिज्म बताऊंगा, इसका मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, तब आप समझ जाओगे कि इसको एलिमिनेशन ही क्यों कहते हैं। बट अभी के लिए आपको ध्यान देना है, एलिमिनेशन मतलब कोई चीज निकल रही है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कितने टाइप के एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन होते कितने टाइप के हैं। तो बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो है हमारे वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप क्या है? 1-1 एलिमिनेशन, 1,1 एलिमिनेशन, है ना। पहला टाइप है 1,1 एलिमिनेशन। दूसरा टाइप है 1,2 एलिमिनेशन और तीसरा टाइप कौन सा है बेटा? तीसरा टाइप है 1,3 एलिमिनेशन, 1,3 एलिमिनेशन, ठीक है। अपना देख लेना आगे का स्पेलिंग, ठीक है। अब सर ये 1,1 एलिमिनेशन क्या है, 1,2 एलिमिनेशन क्या है, 1,3 एलिमिनेशन क्या है, इसको एक्सप्लेन करिए। तो बेटा एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं, ध्यान देना। मान लो हमारे पास ये कोई कार्बन है, मैं 1,1 एलिमिनेशन अभी आपको समझा रहा हूं, है ना। सबसे पहले 1,1 एलिमिनेशन,
अभी मैं आपको 1,1 एलिमिनेशन समझा रहा हूं, इस बात पे ध्यान देना बेटा, इस बात पे ध्यान देना, ठीक है। अब सबसे पहली बात आपको ये समझ लेना है कि जो हमारे सिलेबस में है, जो हमको पढ़ना है, जिसमें हमको क्वेश्चन की बहुत अधिक प्रैक्टिस करनी है, वो केवल ये है 1,2 एलिमिनेशन, ठीक है, या फिर इसको 1-2 एलिमिनेशन भी कई लोग बोलते हैं। केवल ये पढ़ना है, ना हमारे सिलेबस में ये है, ना हमारे सिलेबस में ये है, ठीक है। हमको डिटेल में केवल इसको पढ़ना है, लेकिन हम लोग इनका बस एक छोटा सा आइडिया ले लेंगे, ठीक है। ये अभी हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है सर, समझा दो बेटा। क्या है कि आप ये समझो कि ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच है, और यहाँ पे कोई 2 ग्रुप्स होंगे, हाइड्रोजन होगा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच है, एक्स मतलब हाइड्रोजन नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे मान लो कोई एक्स ग्रुप अटैच है और यहाँ पे भी कोई एक्स ग्रुप अटैच है। अब ये एक्स ग्रुप कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ये जो एक्स ग्रुप है वो कुछ भी हो जाए। अब जो मैथ में लेट करते हैं ना कि लेट द नंबर इज एक्स, सिमिलरली यहाँ पे भी एक्स कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हो सकता है हाइड्रोजन हो, यहाँ पे हो सकता है मिथाइल ग्रुप हो, कुछ भी हो, हमको नहीं मतलब, तो हम लोग ऐसे मान लिए कि कुछ होगा, कुछ होगा, हम लोग मिथाइल ग्रुप मान के चल लेते हैं। हम लोग यहाँ पर इन दोनों जगह पे मिथाइल ग्रुप मान के चल लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी आप बस प्रोसेस को समझो, अभी आप बस प्रोसेस को समझो। सर प्रोसेस क्या है, सर प्रोसेस क्या है? अगर हम लोग इस एक्स को देखें बेटा, अगर हम लोग इस एक्स को देखें, तुम्हारे एक्स को नहीं, इस एक्स को अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो इस एक्स के रिस्पेक्ट में ये कार्बन, पहला कार्बन, इस x के रिस्पेक्ट में जो ये वाला कार्बन है फर्स्ट कार्बन। सिमिलरली अगर हम लोग इस x ग्रुप को ध्यान से देखें, तो इस x ग्रुप के भी रिस्पेक्ट में ये कार्बन फर्स्ट कार्बन, ये कार्बन फर्स्ट कार्बन, ठीक बात है, ठीक बात है, हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है। अब समझो बात को, अब देखो बेटा बात को समझो, अब देखो बात को समझना ध्यान से। अगर हम लोग क्या करते हैं, इस कार्बन और इस एक्स, कार्बन और एक्स के बीच की बॉन्ड को अगर हम लोग होमोलिटिकली ब्रेक करें, कैसे होमोलिटिक ब्रेक करें, ये कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को अगर हम लोग होमोलिटिक ब्रेक करें, तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, ये हो जाएगा कुछ होमोलिटिक ब्रेकिंग, मतलब कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ सर, हाइड्रोजन ये जो हमारा पास एक्स है उसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, और जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, ठीक बात है, तो बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या बन गया, पहले यहाँ पे एक रेडिकल आया और यहाँ पे ये एक्स लगा है, अभी भी ये कार्बन पहला, ये भी कार्बन पहला, ठीक ठीक, हाँ सर। अब देखो सिमिलरली ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है और ये जो एक्स है, ये जो कार्बन है और ये जो एक्स ग्रुप है, इन दोनों बॉन्ड को भी हम लोग होमोलिटिक ब्रेक करते हैं। कार्बन और एक्स के बीच के बॉन्ड को भी यहां पर भी हम लोग होमोलिटिक ब्रेक करते हैं। कैसा ब्रेक करते हैं, होमोलिटिक ब्रेक करते हैं सर। उससे क्या होगा, उससे यही होगा कि बेटा सिमिलरली एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस एक्स को उसका इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया, इस कार्बन को उसका इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया, और क्या बन गया, क्या बन गया, यहां से सी, ये एक रेडिकल ये था और एक यहां से रेडिकल आ गया, एक यहां से रेडिकल आ गया, ठीक बात है, ठीक बात है, पक्की बात है सर, बिल्कुल पक्की बात है। अब ये समझो, बात को समझो, यहां पे किसका फॉर्मेशन हो गया, तो एक बच्चा बोलेगा कि यहां पे सर फॉर्मेशन हो गया डाई रेडिकल का, किसका, डाई रेडिकल का। एक बच्चा बोलेगा यहां पे सर डाई रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, इस डाई रेडिकल को हम लोग बोलते हैं कार्बीन, क्या बोलते हैं, कार्बीन। इस डाई रेडिकल को क्या बोलते हैं, कार्बिन। बेटा कार्बिन बहुत बड़ा टॉपिक है, इतनी ही बात नहीं है। कार्बिन बस हमेशा सर क्या हमेशा ऐसे बन जाएगा कार्बिन, हमेशा नहीं बनेगा। कार्बिन को बनाने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है। इसको हाइड्रोकार्बन में पूरा पढ़ाऊंगा, तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा तो वहां पे आके देख लेना। अगर आप लोग जेईई या नीट के एस्पायरेंट हो तो वहां पे आपको कार्बिन तो पढ़ना पड़ेगा। तो जब मैं हाइड्रोकार्बन के पूरे लेक्चर कंप्लीट कर दूंगा तो वहां पे जाके आप लोग एक बार कार्बिन को देख लेना और सारी बातों को बढ़िया तरीके से समझ लेना, ठीक बात है, अच्छी बात है, मजेदार बात है। तो अब देखो बात को, इसको सर हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 1,1 एलिमिनेशन। सर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 1,1 एलिमिनेशन। इसको 1,1 एलिमिनेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में फर्स्ट पोजीशन पे बॉन्ड टूट रहा है और इस है सिमिलरली देखो मैंने तो यहाँ पे अलग अलग स्टेप में करके दिखाया है, बट ये दोनों काम साइमल्टेनियस होते हैं। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड का ब्रेकिंग साइमल्टेनियस होता है। तो ये वाला जो एक्स है वो क्या करेगा, वो क्या कहेगा कि देख ये 1 पोजीशन पे ये कार्बन और एक्स के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। सिमिलरली ये एक्स क्या कहेगा कि फर्स्ट पोजीशन पे इस दोनों का बॉन्ड टूट रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में 1, इसके और इसके रिस्पेक्ट में 1। इस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं 1,1 एलिमिनेशन। नहीं समझा, मैं रिपीट कर रहा हूं, इस एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग इस एक्स के देखो ये हाइड्रोजन क्या बोले, सॉरी एक्स ना, मैं बार बार एक्स को हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट करने की आदत हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स क्या कहेगा
इस x के रिस्पेक्ट में ये कार्बन पहला कार्बन, इस x के रिस्पेक्ट में ये कार्बन पहला कार्बन, और पहले कार्बन में x एलिमिनेट हो रहा है तो ये क्या बोलेगा, देखो 1 एलिमिनेशन हो रहा है। सिमिलरली इस x के रिस्पेक्ट में भी ये कार्बन पहला कार्बन और ये बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा होगा तो ये x भी क्या कहेगा कि 1 पोजीशन पे एलिमिनेशन हो रहा है। तो दोनों क्या बोलेंगे, ये भी बोला है 1 एलिमिनेशन, ये भी बोला है 1 एलिमिनेशन, दोनों को कंबाइन कर दो तो क्या हो गया 1, 1 एलिमिनेशन। बस इतना ही जानना था। और यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन करोगे, फिर हम लोग आगे की बातें स्टार्ट करेंगे। जल्दी नोट डाउन करो। चलो बेटा अब हम लोग समझते हैं 1-2 एलिमिनेशन। सर ये 1-2 एलिमिनेशन होता क्या है, आओ देखो ध्यान से। मान लो कि हमारे पास कुछ ये है, ये x हो गया, हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है ना, ये x हो गया, ठीक बात है, हाँ सर ठीक बात है। अगर इस x से अटैच पहले कार्बन को अगर इस x से अटैच इस कार्बन को अगर मैं बोल देता हूँ कार्बन नंबर 1 तो ये हो गया कार्बन नंबर 2, तो क्या निकल के आ गया यहाँ से निकल के आ गया 1, 2, ठीक। अब देखो यहां पर भी क्या करो बेटा, यहां पर भी क्या करो, ये कार्बन और x के बीच के बॉन्ड को होमोलिटिक ब्रेक कर दो। इस कार्बन और इस x के बीच के बॉन्ड को क्या कर दो, होमोलिटिक ब्रेक कर दो। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर हम सर इन दोनों के बीच के बॉन्ड को होमोलिटिक ब्रेक करते हैं तो इस x का इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल जाएगा और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल जाएगा। सिमिलरली यहां पे भी वही काम करो, इस कार्बन और इस x के बीच के बॉन्ड को होमोलिटिक तोड़ो। कैसे तोड़ो, होमोलिटिक तोड़ो। तो उस केस में भी क्या हो जाएगा कि ये जो x है आपका बेटा, इस x को उसका इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया और इस कार्बन को उसका इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया। तो यहां पे क्या बन के तैयार हुआ, यहां पर कुछ हमारा ऐसा स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ, यहां पर हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ जिसमें ये हो गया एक डॉट और ये हो गया एक डॉट। ये डॉट मतलब रेडिकल, ये डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये क्या बोलेंगे, ये भी बोलेगा कि मेरा वैलेंसी तो पूरा नहीं हुआ, और सिमिलरली ये भी बोलेगा मेरा वैलेंसी तो पूरा नहीं हुआ। मतलब ये दोनों, ये कार्बन क्या बोलेगा, मेरा वैलेंसी पूरा नहीं है, इसका मतलब मैं हूं अनस्टेबल। ये कार्बन भी क्या बोलेगा, मेरा भी वैलेंसी पूरा नहीं है, इसका मतलब मैं भी हूं अनस्टेबल। तो दोनों कार्बन क्या बोलेंगे कि देख भाई तेरा भी वैलेंसी नहीं पूरा, मेरा भी वैलेंसी नहीं पूरा। हम दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को आपस में मिलाते हैं और अपने आप के वैलेंसी को खुद ही पूरा कर लेते हैं। तो जैसे ही बेटा ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिक्स एंड मैच होंगे ताकि वैलेंसी पूरी हो जाए, क्या ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन के तैयार नहीं हो जाएगा, क्या ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन के तैयार नहीं हो जाएगा। सर बिल्कुल तैयार हो जाएगा, सर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और यहां पे क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन, क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। क्या बात समझ में आई बेटा आपको, क्या आपको ये बात समझ में आई कि जब 1-2 एलिमिनेशन होता है उस केस में अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब क्या, देखो ये पहला कार्बन दूसरा कार्बन, पहले कार्बन और दूसरे कार्बन पे क्या हो रहा है सर, यहां से x एलिमिनेट हो रहा है, यहां से भी पहले कार्बन से भी x एलिमिनेट हो रहा है, दूसरे कार्बन से भी x एलिमिनेट हो रहा है। इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, 1-2 एलिमिनेशन। इस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, 1-2 एलिमिनेशन। क्या ये बात क्लियर हुआ, क्या ये बात क्लियर हुआ सर, बिल्कुल क्लियर हुआ। तो बेटा अब बात को ध्यान से समझो, 1-2 एलिमिनेशन में हो क्या रहा है कि हमारे पास कंपाउंड सैचुरेटेड था, हमारे पास कंपाउंड कैसा था, सैचुरेटेड था। यहां पे कंपाउंड जो था हमारे पास सैचुरेटेड था। सर सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, यहां पर कंपाउंड क्या था, सैचुरेटेड था। लेकिन ये जो सैचुरेटेड कंपाउंड है बेटा हमारे पास, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, 1-2 एलिमिनेशन में जो हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड होता है वह अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। और मेजॉरिटी केस में जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है वो क्या होता है, अल्कीन होता है। क्या होता है बेटा, अल्कीन होता है। कब, मेजॉरिटी केस में। कब, मेजॉरिटी केस में। तो मैं मेजर लिख देता हूं, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि 1-2 एलिमिनेशन क्या होता है, क्या इसका भी आइडिया आपको लग गया। अगर आपको इसका भी आइडिया लग गया तो पहले आप इसको लिख लो, फिर हम लोग 1-3 एलिमिनेशन पढ़ते हैं और उसके बाद यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। जल्दी करो बेटा। तो चलो बेटा अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 1-3 एलिमिनेशन ना। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1-3 एलिमिनेशन। सर ये 1-3 एलिमिनेशन क्या होता है, इसको समझाओ। चलो समझाते हैं बेटा, बहुत अच्छे से समझाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो गया हमारे पास C, ये हो गया हमारे पास C, ये ठीक। यहाँ पर मैंने लगा दिया X, यहाँ पर मैंने लगा दिया X, ठीक बात है। अब ये जो कार्बन है उसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, ये कार्बन एक तो ये एक तो ये, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिया है। इसका मतलब यहाँ से 2 डंडे और खींच दो, 2 डंडे और खींच दो। अब यहाँ पे कोई मिथाइल
ग्रुप है, कोई हाइड्रोजन ग्रुप है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे मिथाइल है कि हाइड्रोजन है, हमें बस अभी 1,3 एलिमिनेशन का एक रफ आइडिया लेना है। ठीक बात है बेटा? सर बिल्कुल ठीक बात है, इसमें क्या परेशानी होगी? मैं बोला अच्छी बात है। अगर ध्यान देना बेटा, अगर मैं इस कार्बन को पहला कार्बन बोलता हूं तो ये क्या हो गया सेकंड, ये क्या हो गया थर्ड, या फिर अगर हम लोग इस कार्बन को पहला कार्बन बोल देंगे तो भी ये सेकंड, नहीं हो गया थर्ड। दोनों तरफ से 1,3 सिस्टम ही मिल रहा है, मतलब पहले कार्बन और तीसरे कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है। हाइड्रोजन को मैं एक्स, मतलब ये हाइड्रोजन, मैं फिर से आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मैं एक्स, इसको बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये एक्स कोई भी एटम हो सकता है, बट मैं बार बार एक्स को हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट किया हूं, इस वजह से मेरे मुंह से हाइड्रोजन निकल रहा है। बट आपको पता होना चाहिए कि एक्स कोई भी एटम हो सकता है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि फर्स्ट कार्बन से और थर्ड कार्बन से ही एक्स ग्रुप अटैच है। चाहे दोनों तरफ से तुम दोनों में से किसी साइड से नंबरिंग कर लो, आप दोनों में से किसी साइड से नंबरिंग कर लो बेटा, आपको क्या मिलेगा कि जो हमारा एक्स है वह पहला कार्बन और तीसरे कार्बन से अटैच है। ठीक बात है सर? बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर भी क्या करेंगे, यहां पर भी क्या करेंगे, हम लोग पहले और तीसरे कार्बन से एक्स को एलिमिनेट करेंगे, पहले और तीसरे कार्बन से एक्स को एलिमिनेट करेंगे। सर कर दो एलिमिनेट। तो आपको पता है एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक्स का इलेक्ट्रॉन एक्स को दे दो, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दो। ठीक बात है सर? बिल्कुल ठीक बात है। सिमिलरली यहां पर भी एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, सर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक्स का इलेक्ट्रॉन एक्स को दे दो, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दो। जय माता की। अब क्या हो जाएगा बेटा, जो हमारा स्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा, क्या वो कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा? क्या वो कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा? बोलो सर बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। यहां पर एक रेडिकल और यहां पर एक रेडिकल, ये दोनों कार्बन अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या बोलेंगे कि भाई चल हम लोग आपस में ही मिलके खुद को स्टेबल कर लेते हैं। और जैसे ही ये दोनों बंदे आपस में मिलके खुद को स्टेबल किए, जो हमारा मॉलिक्यूल बनके तैयार होगा, क्या वो कुछ ऐसा हो जाएगा? क्या वो कुछ ऐसा हो जाएगा? क्या सर बिल्कुल ऐसा ही तो हो जाएगा। मतलब 1,3 एलिमिनेशन में कहीं ना कहीं हमें एक साइक्लो अल्केन मिलता है। 1,3 एलिमिनेशन में हमको क्या मिला? एक साइक्लो अल्केन मिला। क्या ये बातें क्लियर हैं? क्या ये बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं? तो आप इन बातों को समझ पाए क्या? आप इन बातों को समझ पाए क्या? सर बिल्कुल समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए। यानी कि एलिमिनेशन कितने टाइप की हुए हैं सर? 3 टाइप के। पहला 1-1 एलिमिनेशन, दूसरा 1-2 एलिमिनेशन, तीसरा 1-3 एलिमिनेशन। ठीक बात है सर? बिल्कुल ठीक बात है। तीनों का आइडिया ले लिया आपने? सर बिल्कुल ले लिया। लेकिन सर आपने एक बात बोली थी कि हमें पढ़ना है केवल बीच वाला, मतलब 1-2 एलिमिनेशन को बहुत डिटेल में पढ़ना है, बाकी को उतना ध्यान नहीं देना। बहुत अच्छी बात है। तो आप अब एक बात समझ लो कि जो हमारे पास 1-2 एलिमिनेशन होता है, जो हमारे पास 1-2 एलिमिनेशन होता है बेटा, वो कितने टाइप का होता है? 1-2 एलिमिनेशन होता है बेटा 3 टाइप का। कितने टाइप का हो गया 1-2 एलिमिनेशन? 3 टाइप का। सर कौन कौन से? पहला टाइप तो हो गया आपका E1, पहला टाइप आपका क्या हो गया? E1। दूसरा टाइप आपका क्या हो गया बेटा? E2। और तीसरा टाइप क्या हो गया बेटा? E1CB। क्या हो गया? E1CB। सर ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इन तीनों को हम लोग समझेंगे ध्यान से। लेकिन इतनी बातें लिखने के बाद आप लोग ये हेडिंग डालना कि 1-2 एलिमिनेशन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, और आप इन तीनों टाइप के नाम लिख लोगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे E1 रिएक्शन से। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे E1 रिएक्शन से। ठीक बात है? पक्की बात है? समझ में आया? तो जल्दी से बेटा नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो। तो चलो बेटा अब हम लोग आज का टॉपिक पढ़ते हैं, जो अब हमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में E1 रिएक्शन भी कहते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? इसको हम लोग शॉर्ट में E1 रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? E1 रिएक्शन। ठीक है, अब इसको E1 रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्या होता है, सबको हम लोग ध्यान से समझेंगे। ये मार्कर को क्या हो गया, अभी तो इंक डाला था। ठीक है, चलो बेटा आगे समझते हैं ना। अब देखो ध्यान से एक बात समझना, ये जो बेटा E1 रिएक्शन होता है, ये जो E1 रिएक्शन होता है, ये क्या होता है? सिमिलर टू SN1। क्या होता है ये? सिमिलर टू SN1 रिएक्शन, यानी कि ये बिल्कुल SN1 रिएक्शन की तरह सिमिलर होता है। एक मिनट में देख लूं ठीक से आ रहा है कि नहीं। आ तो रहा है यार, इसको हो क्या गया? एक मिनट रुकना ना।
चलो बेटा आगे समझते हैं। जो हमारे पास बेटा इवन रिएक्शन होता है वो किससे सिमिलर होता है? SN1 रिएक्शन से सिमिलर होता है। सर किससे सिमिलर होता है? SN1 रिएक्शन से। ठीक है, आगे समझो। अगर बेटा ये SN1 रिएक्शन से सिमिलर है, आई होप कि अब अच्छी खासी विजुअलिटी होगी, मतलब दिखाई दे रहा होगा ठीक से। अगर ये बेटा इवन रिएक्शन SN1 से सिमिलर है, इसका मतलब क्या होगा? सर यहां पर भी होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, यहां पे भी क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, यानी कि यहां पर भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। ठीक बात है। अब अगर कार्बोकेटायन का बेटा फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब सर यहां पर भी रीअरेंजमेंट हो सकता है, रीअरेंजमेंट ऑफ, यहां पर क्या हो सकता है? रीअरेंजमेंट। किसका रीअरेंजमेंट हो सकता है बेटा? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में CC लिख दिया। क्या लिख दिया? CC लिख दिया। अब देखो एक बात ध्यान से समझो। अगर बेटा यहां पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब इवन रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? अगर हमको इवन रिएक्शन कराना है तो यहां पर भी रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? सर यहां पर भी रेट ऑफ रिएक्शन 3 डिग्री का सबसे अच्छा होगा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। क्यों? क्योंकि बिल्कुल SN1 की तरह सिमिलर है, तो जो ट्रेंड वहां पे चल रहा था वही सेम ट्रेंड यहां पर भी चिपका दो। इसमें बस एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है उसको हम लोग समझ लेंगे, उसको हम लोग आगे समझ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। पर पहले आप अभी इसको समझ लो। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? नो सर, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। अब देखो बेटा पांचवा पॉइंट हम लोग समझते हैं, हम लोग पांचवा पॉइंट समझते हैं। SN1 रिएक्शन में जो हमारा रेट था, SN1 रिएक्शन में जो हमारा रेट था, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन वो किसके प्रोपोर्शनल था? रेट ऑफ SN1 रिएक्शन को हम लोग ये क्या लिखते थे? इज इक्वल टू K टाइम्स सबट्रेट, यानी कि RX, यानी कि अल्काइल हैलाइड कंसंट्रेशन इनटू K। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन को कैसे मिलता था? अल्काइल हैलाइड कंसंट्रेशन को जब हम लोग K से मल्टीप्लाई करते थे तो हमें SN1 रिएक्शन का रेट मिल जाता था। सिमिलरली यहां पर रेट कैसे मिलेगा? हमें यहां पर भी रेट इसी प्रकार से मिलेगा कि हम लोग क्या करेंगे? अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन को K से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? रेट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो सारे पॉइंट बिल्कुल पिछले वाले सिमिलर हैं, सारे पॉइंट बिल्कुल पीछे की तरह सिमिलर है। ठीक बात है। तो पहले आप इन पॉइंट्स को लिखो, फिर हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन में इवन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है और इसे इवन ही क्यों कहते हैं। ठीक बात है। इतनी बातें समझ में आई? आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब ये सारी बातें पढ़ाई हुई भी हैं तो आनी ही चाहिए समझ में। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो चलो बेटा अब आगे की बातें समझते हैं। आगे की बात क्या है सर? सर आगे की कौन सी बात है जल्दी बताओ। बेटा एक बात बताना, SN1 रिएक्शन में कौन सा सॉल्वेंट का रिक्वायरमेंट होता था? SN1 रिएक्शन में किस सॉल्वेंट का रिक्वायरमेंट होता था? तो अब बोलोगे सर SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का रिक्वायरमेंट होता था। तो बेटा ये बताओ एलिमिनेशन यानी कि इवन रिएक्शन में, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन में किस सॉल्वेंट का रिक्वायरमेंट होगा? अब बोलोगे सर यहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का रिक्वायरमेंट होगा। तो 6 पॉइंट में क्या लिखोगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक बात है। 7वां पॉइंट, जो हमारा रेट ऑफ SN1 रिएक्शन था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? तो आप बोलोगे सर रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बिल्कुल बोलोगे। तो यहां पर भी रेट ऑफ इवन रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? तो आप बोलोगे कि रेट जो है यहां पे वह स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो क्या हो जाएगा? कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी। क्या ये बात भी क्लियर है? क्या ये बात भी क्लियर है बच्चा? ये बात भी क्लियर है बच्चा? सर बिल्कुल क्लियर, इसमें भी कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई टेंशन नहीं है सर, नहीं है सर। अब देखो इसका मतलब जितना स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतना अच्छा इवन रिएक्शन का रेट होगा, जितना स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतना अच्छा इवन रिएक्शन का रेट होगा। ठीक सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो ध्यान से समझो, SN1 रिएक्शन में एक ग्रुप लीव करता था ना? SN1 रिएक्शन में एक ग्रुप लीव करता था ना? सर बिल्कुल लीव करता था। तो उस ग्रुप को क्या कहते थे? जो ग्रुप लीव कर रहा है उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? तो लिविंग ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप
लिविंग ग्रुप एबिलिटी उतना अच्छा SN1 रिएक्शन, हाँ या ना सर? बिल्कुल ठीक बात है। सिमिलरली यहां पर भी जितना अच्छा लिविंग ग्रुप एबिलिटी उतना अच्छा उतना अच्छा E1 रिएक्शन। तो इस पॉइंट को भी लिखो, पॉइंट नंबर 8, मोर इज द लिविंग ग्रुप, more is the living group ability more is the living group ability more faster will be the, माफ करना, E1 रिएक्शन। यानी कि जितना अच्छा लिविंग ग्रुप एबिलिटी होगा उतना जल्दी उतना फास्ट E1 रिएक्शन होगा। क्या ये बात भी क्लियर है बेटा? क्या ये बात भी क्लियर है? पक्का सर? बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें भी कोई दिक्कत कोई समस्या की बात नहीं है, इसमें भी कोई समस्या की बात नहीं है। चलो अच्छी बात है बेटा, अगर आपको इतनी सारी बातें क्लियर हो गई तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कहीं ना कहीं इसका मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ जगह चाहिए, तो आप पहले इसको लिख लो, फिर मैं इसको इरेज कर लूं। जल्दी करो। चलो बेटा, अब हम लोग समझते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, और ध्यान देना, अब ध्यान से समझना इन बातों को। क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन, क्या है इसका मैकेनिज्म। ठीक, एकदम बेटा सीरियसली बात को सुनना, बात को एकदम सीरियसली सुनना। मैं एकदम धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, बट एकदम टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। ध्यान देना, ध्यान देना। मैंने आपको एक बात बता रखी है, मैंने आपको एक बात बता रखी है। क्या बात बता रखी है? पहली बात अगर चाहो तो आप एक पॉइंट और लिख सकते हो। 9th पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो SN1 रिएक्शन होता था, SN1 रिएक्शन के रेट में न्यूक्लियोफाइल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। यानी कि न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन बढ़ाने या न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को कम करने से SN1 रिएक्शन का रेट न तो बढ़ता था और न ही कम होता था। ठीक बात है सर? बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग न्यूक्लियोफाइल का यूज नहीं करते हैं, यहां पर हम लोग बेस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? बेस का यूज करते हैं। तो अगली बात लिखो। अगली बात क्या है बेटा? अगली बात यह है कि ऑन इंक्रीजिंग, पहला डिफरेंस क्या मिला SN1 और एलिमिनेशन में कि यहां पर सर बेस का यूज होता है। ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द concentration of nucleophile ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ, सर यहां पर न्यूक्लियोफाइल नहीं लिखेंगे, यहां पर बेस लिखेंगे। बेटा बेस क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहां पर न्यूक्लियोफाइल तो ले ही नहीं रहे ना। SN1 रिएक्शन में हम लोग न्यूक्लियोफाइल लेते थे, लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग बेस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बेस का यूज करते हैं। ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस, देयर विल बी नो change on the rate of elimination reaction, यानी कि on the rate of, अब यहाँ पे कौन सा एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं सर? E1 पढ़ रहे हैं तो यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? क्या इतनी बातें क्लियर हुई? सर बिल्कुल क्लियर हुई, सर बिल्कुल क्लियर हुई। बेटा न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है? तो मैंने आपको पढ़ाया था कि मान लो हमारे पास कोई एक एटम है A, मान लो हमारे पास कोई एक एटम है, कोई मॉलिक्यूल है, कोई कंपाउंड है, कोई डोनर साइड है जिसका नाम है A, और ये A के पास क्या है बेटा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ये A के पास क्या है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अगर A के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है तो A अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता? अगर इस A के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये A मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता?
सर बिल्कुल कर सकता है। तो देखो बेटा ध्यान से, अगर ये ए है, ये ए अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को बी को डोनेट कर रहा है, अगर ये ए अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को बी को डोनेट कर रहा है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। कंडीशन क्या है कि ये जो बी है वो हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्या है कि बी, ये जो है हमारे पास जो बी वाला बंदा है, जो हमारे पास बी वाला मॉलिक्यूल है, वो हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो अगर ए अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी बी को दे रहा है तो हम लोग उसको कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर ये ए अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी H पॉजिटिव एटम को डोनेट कर रहा है, अगर ये ए अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी H पॉजिटिव एटम को डोनेट कर रहा है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बेस। क्या बोलेंगे बेटा, बेस। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। तो दूसरा डिफरेंस क्या हो गया कि एलिमिनेशन रिएक्शन में चाहे वो E1 हो, E2 हो, E1CB हो, यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, यहां पर बेस होता है। क्यों? क्योंकि जो डोनर एटम होता है वह अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी H पॉजिटिव को देता है। डोनर एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी H पॉजिटिव को देता है। हाँ या ना बोलो, क्या ये बात समझ में आई? सर बिल्कुल समझ में आई। अगली बात, SN1 रिएक्शन में हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का यूज करते थे कि वीक न्यूक्लियोफाइल का? सर वहां पर तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का यूज करते थे। तो यहां पर बेटा किस टाइप के बेस का यूज करेंगे? तो वहीं 10वां पॉइंट लिखो, 10वां पॉइंट लिखो कि इन E1 रिएक्शन, E1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, वीक बेस इज यूज्ड। जैसे SN1 रिएक्शन में हम लोग वीक न्यूक्लियोफाइल का यूज करते थे, वैसे ही यहां पर हम लोग वीक बेस का यूज करेंगे। क्या ये बात भी क्लियर है? क्या ये पॉइंट भी क्लियर है बेटा आपको? तो अगर ये सारी बातें क्लियर है तो जल्दी आप इसको नोट डाउन करो, जल्दी करो। तो चलो बेटा अब हम लोग रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझते हैं और फिर टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ध्यान देना, ध्यान देना। मान लो सबसे पहले मान लो हमारे पास कोई एक ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे लगा हुआ है Br, यहाँ पे क्या लगा हुआ है बेटा, Br। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन है E1 वाला, जो हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन है E1 वाला पार्ट, उसमें जो हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं, क्या रिएजेंट, ये रिएजेंट क्या होना चाहिए सर? ये रिएजेंट होना चाहिए वीक बेस। एग्जांपल देख लो, जो रिएजेंट हम लोग SN1 रिएक्शन में यूज कर रहे थे, सेम रिएजेंट हम लोग यहां भी यूज करेंगे। जो रिएजेंट हम लोग SN1 में यूज कर रहे थे, सेम रिएजेंट हम लोग यहां भी यूज करेंगे। तो लिख लो, रिएजेंट में क्या होगा, SN1 वाले रिएजेंट। जैसे कि हमारे पास AgOH हो गया, जैसे कि हमारे पास है ना H2O हो गया, जैसे कि हमारे पास और क्या हो गया, ROH यानी कोई भी अल्कोहल हो गया। बट यहां पर कंडीशन क्या है, यहां पर रिएजेंट प्लस हीट, डेल्टा मतलब हीट, मतलब यहां पे रिएजेंट का तो हम लोग यूज कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ यहां पर हम लोग हीट भी लेते हैं। उसके साथ हम लोग यहां पर हीट का भी यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? हीट का यूज करते हैं। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, चलो उसको बाद में बताना। बट आप ये बात समझ गए कि SN1 रिएक्शन में हम लोग हीट का यूज नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे रिएजेंट प्लस हीट का भी यूज कर रहे हैं। मतलब कि रिएक्शन को हम लोग अपने एंड से भी हीट दे रहे हैं। रिएक्शन को हम लोग अपने एंड से भी हीट दे रहे हैं। ये बात क्लियर हुआ? ये बात क्लियर हुआ? सर बिल्कुल क्लियर हुआ, सर बिल्कुल क्लियर हुआ। ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो इसको लिख लो पहले बेटा, इसको लिख लो। लिख लिया? मिटाऊं? चलो एक सेकंड रुकना ना। चलो बेटा अब हम लोग इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो बेटा होता क्या है कि मान लो होता क्या है कि मान लो मैंने इसको H2O के साथ ट्रीट किया, मतलब एज अ रिएजेंट हम लोगों ने क्या लिया, H2O लिया, लेकिन साथ में ही क्या ले लिया, साथ में ही हम लोगों ने ले लिया एक हीट, है ना, साथ में हम लोगों ने क्या ले लिया, हीट। मैंने क्या बोला था कि सेम रिएजेंट SN1 वाले हम लोग यहां पे लेंगे, लेकिन SN1 में वो रिएजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते थे, यहां पर ये रिएजेंट एज अ बेस एक्ट करेंगे। SN1 रिएक्शन में जो सेम रिएजेंट्स हैं,
H2O SN1 में भी यूज करते थे ना सर, बिल्कुल करते थे। तो ये H2O वहां पे एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता था, लेकिन यहाँ पर एज अ बेस एक्ट करेगा। मतलब सर, मतलब ये किसी H पॉजिटिव को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। मतलब यहाँ पर जो डोनर साइड ऑक्सीजन है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी H पॉजिटिव को देगा। ठीक है, पहले रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, सारी बातें आराम से समझोगे अब। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। यहां पर हम लोगों ने रिएजेंट लिया, लेकिन इस रिएजेंट के साथ हम लोग हीट भी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? हीट ले लेते हैं। आपको पता है कि SN1 रिएक्शन में पहला स्टेप क्या होता था सर? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन को फॉर्म करने में हमारे सॉल्वेंट का भी अच्छा खासा योगदान होता था कि नहीं होता था सर? होता था। वहां पर हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते थे, यहां पर भी हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। तो सर यहां पर भी पहला स्टेप क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन में भी पहला स्टेप क्या होगा? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे? कार्बोकेटायन को बना लेंगे। क्या कार्बोकेटायन नहीं बनेगा? क्या कार्बोकेटायन नहीं बनेगा? यस सर। SN1 रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन क्या होता था बेटा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या होता था? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हम लोगों ने इसको क्या लिख दिया? RDS। सिमिलरली जैसे SN1 रिएक्शन में पहला स्टेप यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता था, वैसे यहां पर भी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ठीक बात है? पक्की बात है सर? बिल्कुल पक्की बात है। चलो अब यहाँ पे कार्बोकेटायन तो हमारा बन गया, हमारा यहाँ पर कार्बोकेटायन तो बन गया। अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब देखो फर्क, अब देखो फर्क। फर्क क्या है बेटा? फर्क क्या है बेटा कि इस कार्बोकेटायन से अटैच पहला कार्बन अल्फा, माफ करना थोड़ा सा माफ करना बेटा, थोड़ा सा माफ करना। पहले देखो, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया यानी कि ब्रोमीन। ये हमारा ब्रोमीन एक टाइप का हाइड्रोजन ही तो है। यस सर। तो बेटा ये जो ब्रोमीन है, ये जो हाइड्रोजन है, इससे अटैच पहला कार्बन अल्फा कार्बन। इस ब्रोमीन से अटैच पहला कार्बन अल्फा कार्बन और दूसरा कार्बन बीटा कार्बन। ब्रोमीन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से अटैच्ड कार्बन बीटा कार्बन। फिर से बता रहा हूं, लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं। ब्रोमीन यहां पे क्या हो गया? एज ए फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से अटैच, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच पहला कार्बन अल्फा और अल्फा कार्बन से अटैच दूसरा कार्बन बीटा। फंक्शनल ग्रुप से अटैच पहला कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से अटैच्ड कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन। सिमिलरली ये भी बीटा कार्बन और ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा हमारा बीटा कार्बन। ये वाला कार्बन में क्या हो जाएगा? बीटा कार्बन। क्या ये बातें क्लियर है? तो बिल्कुल क्लियर है। तो बेटा बीटा कार्बन के पास बीटा हाइड्रोजन भी तो होगा सर? बिल्कुल होगा सर। अब बात को ध्यान से समझना, अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, सिमिलरली बीटा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन। ये बातें क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। यानी कि यहां पर भी बीटा हाइड्रोजन तो होगा, यहां पर भी बीटा हाइड्रोजन तो होगा। ठीक बात है? पक्की बात है सर? बिल्कुल पक्की बात है सर, बिल्कुल पक्की बात है। अब देखो बेटा ध्यान देना, अब देखो बेटा बात को ध्यान देना। होता क्या है? होता यह है कि अब यहाँ पे हीट का इन्वॉल्वमेंट आता है। अब यहाँ पर हीट का इन्वॉल्वमेंट आता है। हीट क्या करता है बेटा? हीट क्या करता है? यहाँ पे कार्बोकेटायन तो बन गया, यहाँ पर कार्बोकेटायन तो बन गया। अब देखो मान लो हमारे पास ये बीटा हाइड्रोजन है, हमारे पास ये बीटा हाइड्रोजन है। होगा क्या? होगा सिंपल सी बात ये बेटा कि ये जो हमारे पास यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि कार्बन थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया। तो कार्बन इधर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से हल्का चार्ज की पोलैरिटी इस कार्बन पे आएगी कि नहीं आएगी? जिसकी वजह से हल्का चार्ज की पोलैरिटी इस कार्बन पर आएगी कि नहीं आएगी? सर बिल्कुल आएगी। तो जैसे ही इसमें थोड़ा सा चार्ज की पोलैरिटी आया, ये कार्बन इधर से हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचने लगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पे भी तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो गया सर? बिल्कुल आना शुरू हो गया। तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन। यहाँ पर अब ये ऑक्सीजन क्या करता है? ये ऑक्सीजन जाके इस बीटा हाइड्रोजन पर अटैक कर देता है। ये ऑक्सीजन जाके इस बीटा हाइड्रोजन पर अटैक कर देता है। समझ गए बात को? सर बिल्कुल समझ गया बात को सर, बिल्कुल बात को समझ गए। और होता क्या बेटा? यहाँ पे कुछ ये बंदा हो जाता है। अब जैसे बेटा ये ऑक्सीजन जाएगा इस बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, तो जो बीटा हाइड्रोजन है वो क्या करता है? ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, इस हाइड्रोजन और ये जो कार्बन है, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है, वो इस बॉन्ड को इस कार्बोकेटायन वाले कार्बन और इस कार्बन के बीच में शिफ्ट कर देगा।
जैसे ही ऑक्सीजन जाके इस हाइड्रोजन पे, इस बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता है, ये बीटा हाइड्रोजन अपने और कार्बन के बीच वाला बॉन्ड इस कार्बोकेटायन और इस कार्बन के बीच में शिफ्ट कर देता है। समझ गए बात को? समझ गए बात को? सर बिल्कुल बात को समझ गए। तो जैसे ही ये बंदा अपने बॉन्ड को इधर को शिफ्ट किया, इधर को शिफ्ट किया, क्या बन के तैयार हुआ? क्या बन के तैयार हुआ? अल्कीन बन के तैयार हुआ। क्या बन गया बेटा? अल्कीन बन गया। समझ पाए बात को? समझ पाए बात को? इतनी बात समझ पाए? बेसिक से आइडिया ले पाए? सर बिल्कुल ले पाए। अब एक बच्चा बोलेगा सर सुनो सुनो, यहां पर भी तो बीटा हाइड्रोजन थे, यहां पर भी तो सर बीटा हाइड्रोजन थे। मैं बोला हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, यहां पर भी ये भी बीटा हाइड्रोजन थे। तो बच्चा बोलेगा कि सर ये भी तो हो सकता था ना कि H2O है हमारा H2O है, अपना इलेक्ट्रॉन पे इस बीटा हाइड्रोजन को दे दे। मैं बोला बिल्कुल दे देगा, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बच्चा बोलेगा इसका मतलब सर ये बीटा हाइड्रोजन अपने बॉन्ड को इधर को शिफ्ट कर देगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल। तो बच्चा बोलेगा इसका मतलब सर एक प्रोडक्ट ये भी तो पॉसिबल है। मैं बोलूंगा बिल्कुल पॉसिबल है, ये भी अल्कीन हो गया। यानी कि एक प्रोडक्ट ये पॉसिबल है, एक प्रोडक्ट ये पॉसिबल है, यानी कि दो अल्कीन बन रहे हैं, दो अल्कीन बन रहे हैं यहाँ पे। अच्छी बात है, अच्छी बात है। सर अधिक अमाउंट में कौन सा बनेगा? जो अल्कीन ज्यादा अमाउंट में बनेगा वो होगा मेजर, जो अल्कीन कम अमाउंट में बनेगा वो होगा माइनर। जो अल्कीन ज्यादा अमाउंट में बनेगा वो होगा मेजर, और जो अल्कीन कम अमाउंट में बनेगा वो होगा माइनर। मैं पूछूंगा तुम बताओ ना ज्यादा अमाउंट में कौन बनेगा? तो बच्चा क्या बोलेगा? सर ये देखो अल्कीन है, सर ये देखो अल्कीन है, इस अल्कीन से अटैच पहला कार्बन अल्फा, इस अल्कीन से अटैच पहला कार्बन अल्फा, ये भी अल्फा, और अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि इसके पास H H H, इसके पास 3 और H H H, इसके पास 3 3 6, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास कितने अल्फा H है? 6 अल्फा H है। बच्चा बोलेगा सर इसके पास 6 अल्फा H है। इसके पास कितने अल्फा H है? तो फिर बच्चा बोलेगा कि सर देखो ये हो गया अल्कीन। मैं बोला हाँ, अल्कीन से अटैच पहला कार्बन अल्फा और अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। बच्चा बोलेगा सर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। मैं पूछूंगा बताओ मेजर कौन होगा? तो बच्चा बोलेगा सर ये वाला जो पार्ट है ये मेजर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बच्चा बोलेगा कि सर जो हमारा ये वाला प्रोडक्ट है, जो हमारा ये वाला प्रोडक्ट है ये हो जाएगा मेजर। ये क्या हो जाएगा? मेजर। प्लस जो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट है ये हो जाएगा माइनर। क्या हो जाएगा? माइनर। माइनर प्रोडक्ट हम लोग उसको कहते हैं जो कम अमाउंट में बनता है, मेजर प्रोडक्ट हम लोग उसको कहते हैं जो ज्यादा अमाउंट में बनता है। ठीक है, तो कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा, ये बात आप समझ चुकी हो। और कैसे होगा ये भी समझ चुकी हो? सर बिल्कुल समझ चुके हैं, सर बिल्कुल समझ चुके हैं। अब देखो, अब देखो, अब वो अल्कीन जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, वो अल्कीन जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, इसको हम लोग बोल देंगे सेडजेफ। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? सेडजेफ। और जिसके पास कम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है इसको हम लोग बोल देंगे हॉफमैन। हॉफमैन। तो ये क्या हो गया बेटा? सेडजेफ प्रोडक्ट, और ये क्या हो गया? हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक बात है? हाँ सर। दूसरा तरीका सेडजेफ पहचानने का, 20 से ऐसे डिवाइड कर दो, अल्कीन को 20 से काट दो, एक हाथ एक पांव इधर है इसके पास, एक भाग इधर है। अल्कीन को जब बेटा आपने 20 से काटा तो एक भाग इधर है एक भाग इधर है। बताओ आप इसको ऐसे समझो कि अल्कीन को जब आपने 20 से काटा तो एक कार्बन दो कार्बन, यहां पर अल्कीन को 20 से काटो तो बेटा एक तरफ तो एक कार्बन मिल रहा है और एक तरफ 1 2 3 मिल रहा है। चलो ये भी चीज ठीक नहीं समझाना, मैं तुमको फिर समझाता हूं। सेडजेफ प्रोडक्ट क्या होता है? अल्कीन को 20 से काट दो, जिसके दोनों तरफ ज्यादा हाथ पांव, वो प्रोडक्ट जिसके दोनों तरफ ज्यादा हाथ पांव यानी कि ज्यादा ब्रांच हो, वो प्रोडक्ट जिसके दोनों तरफ ज्यादा ब्रांच हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सेडजेफ। इसके एक तरफ 1 2 ब्रांच, इधर भी 1 और 2 ब्रांच। इसको 20 से जैसे ही आपने काटा, इधर भी एक कार्बन 2 कार्बन का ब्रांच, इधर भी 1 कार्बन 2 कार्बन का ब्रांच। लेकिन यहां पर इसको जैसे ही आपने 20 से काटा, इधर को तो सिर्फ 1 कार्बन का ब्रांच है, इधर 1 2 3 कार्बन का ब्रांच है, तो ये हाफमैन हो गया।
दोनों तरफ ज्यादा ब्रांच होनी चाहिए, एक तरफ यहां पर कम ब्रांच हो गया, यहां पर एक तरफ कम ब्रांच हो गया। तो मैं बेटा इस तरीके से देखता है न्यू सेट कौन है, हाफमैन कौन है, मैं देखता हूं किसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो हो जाएगा मेजर और वो हो जाएगा सेट, और जिसके पास कम अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो हो जाएगा माइनर और उसको हम लोग कह देंगे हाफमैन। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब अगली बात ध्यान देना, अगली बात ध्यान देना, इन even reaction Sergev product will always be major product। ठीक है, ठीक है। इवन रिएक्शन में जो हमारा सेटजेफ प्रोडक्ट होगा वो हमेशा मेजर प्रोडक्ट होगा। और एक बात हमेशा ध्यान देना कि जो हमारे पास सेटजेफ प्रोडक्ट होता है इसके पास मोर अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, मोर अल्फा हाइड्रोजन होते हैं इसके पास। इसके पास क्या होते हैं, मोर अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। मतलब इसके पास अच्छे खासे नंबर में अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो क्या आपको ये बातें भी क्लियर हुई, क्या आपको ये सारी बातें भी क्लियर हुई? सर बिल्कुल क्लियर हो गई, सर बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है, तो अगर हमारे पास इवन रिएक्शन है तो यहां पे हमेशा सेटजेफ प्रोडक्ट ही मेजर होगा, हाँ या ना? सर बिल्कुल। तो इतनी बातों को आप लोग लिखो। अब फिर मैं समझाता हूं अगले स्लाइड पे कि हीट का क्या इन्वॉल्वमेंट है, बेस का क्या इन्वॉल्वमेंट है, रिएक्शन आगे को चल कैसे रही है। तो ये तो बेटा मैंने जनरल टर्म बता दिया कि रिएक्शन ऐसे हो रही है, एक प्रोडक्ट ये बन रहा है, एक प्रोडक्ट ये बन रहा है। अब मैं एक आइडिया दूंगा, एक तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आप लोग आराम से इमेजिन कर लोगे कहां पे क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। लेकिन ये जो पॉइंट लिखवाया उन पॉइंट को ध्यान देना कि हमेशा मेजर तो सेटजेफ ही होगा। इवन में मेजर तो हमेशा सेटजेफ ही होगा। ठीक है, जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो। चलो बेटा, अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि किस चीज का क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या रोल है। ये हम लोगों ने ले लिया ब्रोमीन, ये हम लोगों ने ले लिया ब्रोमीन। इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं H2O के साथ। H2O क्या होता है? H2O एक वीक बेस होता है। सर क्यों? जो न्यूक्लियोफाइल वीक है, समझो बात को, जो न्यूक्लियोफाइल वीक है हमारा, वो न्यूक्लियोफाइल अगर H पॉजिटिव को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे तो बेस होगा। न्यूक्लियोफाइल अगर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी H पॉजिटिव एटम को दे रहा है तो बेस होगा। हाँ सर, तो अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो वो वीक न्यूक्लियोफाइल वीक बेस भी तो होगा। मान लो हमारे पास H2O है, हाँ सर, H2O अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी बंदे को दे रहा है तो न्यूक्लियोफाइल, लेकिन यही H2O अगर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी H पॉजिटिव को दे रहा है तो बेस। अब ये H2O तो वीक न्यूक्लियोफाइल है ना? सर बिल्कुल। तो ये H2O बेस कैसा होगा? सर ये भी वीक ही बेस होगा। क्यों बेटा? वीक न्यूक्लियोफाइल क्यों है? क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को देना नहीं चाह रहा, तो वीक बेस क्यों होगा? H पॉजिटिव को देखेगा तो इसका मन थोड़ी ना करेगा कि ले ले बेटा मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर, नहीं करेगा ना। ऑक्सीजन बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर अगर H पॉजिटिव को दे रहा है, इसका मतलब खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले रहा है। H3O पॉजिटिव बन रहा है, थोड़ा सा अनस्टेबल बन रहा है, तो क्या ये बनना चाहेगा? सर नहीं बनना चाहेगा। इस वजह से जो हमारे पास वीक बेस होते हैं, जो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, वो वीक बेस के अंदर भी आते हैं। ठीक बात है, पक्की बात है, कोई समस्या वाली बात नहीं? सर कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक, तो मैंने ले लिया एक वीक न्यूक्लियोफाइल, मतलब एक वीक बेस ले लिया यहाँ पे, और उसके साथ क्या ले लेंगे? हीट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? हीट ले लेंगे। ठीक, अब ये एक टाइप का तो PPS भी है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। हाँ सर, तो सबसे पहले क्या होगा? सर कार्बन, ये वाला जो कार्बन है और ये वाला जो हेलोजन है यानी कि जो ब्रोमीन है, इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा, इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होगा। हाँ या ना? बिल्कुल सर। यानी कि सबसे पहले क्या कर लिया बेटा? सबसे पहले हम लोगों ने बना लिया कार्बोकेटायन। सबसे पहले क्या बनाया? सबसे पहले हम लोगों ने कार्बोकेटायन को बनाया, बन गया कार्बोकेटायन, बन गया जी कार्बोकेटायन। फिर क्या होगा बेटा? फिर क्या होगा बेटा? सर कार्बोकेटायन के बनने के बाद, कार्बोकेटायन के बनने के बाद होगा ये कि ये हो गया हमारे पास H, ये हो गया H, ये हो गया H।
ये बेटा आपको पता है कि ब्रोमीन से अटैच पहला कार्बन है। जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या है, एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप से अटैच पहला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, और इस अल्फा कार्बन से अटैच कार्बन को हम लोग कहते हैं बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को हम लोग कहते हैं बीटा कार्बन। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन, यहां पर देखो 2 हाइड्रोजन होंगे ना, बीटा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होगा ना, तो बिल्कुल होगा, ये H, ये H, ये H। तो बीटा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोजन। क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोजन। क्या कहते हैं बेटा, बीटा हाइड्रोजन। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं ना, खचपिच हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली, ओह माफ करना, यहाँ पे मैंने 3 हाइड्रोजन बना दिए। सिमिलरली यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन होंगे, यस और नो, सर बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा सर जी। तो अब देखो होगा क्या, अब देखो होगा क्या। अभी बेटा हीट क्या करता है, ये जो बेटा हमारे पास हीट है, वो हीट क्या करता है, ये जो हमारे पास बीटा हाइड्रोजन है ना, बीटा हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ देता है। ये जो बेटा हीट है, ये क्या करता है, ये एक्चुअल में करता ये है कि ये जो हाइड्रोजन है और ये जो कार्बन है, ये जो बीटा हाइड्रोजन है और ये जो बीटा कार्बन है, इनके बीच में बेटा ये जो बॉन्ड है, वो हीट क्या करता है, इस बॉन्ड को तोड़ देता है, हेट्रोलिटिक तोड़ता है। कैसे तोड़ता है, हेट्रोलिटिक मतलब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाते हैं। तो क्या बन के तैयार हो गया, ये बन के तैयार हो गया। क्या बन के तैयार हो गया, ये बन के तैयार हो गया। ठीक बात है, ठीक बात है। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। पक्की बात, पक्की बात, बिल्कुल पक्की बात। अब ध्यान दो, ध्यान दो। सिमिलरली एक बच्चा बोलेगा सर यहाँ पर भी तो बॉन्ड टूट सकता है। मैं बोला हाँ बिल्कुल यहाँ पर भी टूट सकता है, यानी कि ये भी बीटा कार्बन है, तो ये हो सकता है कि यहाँ का भी बॉन्ड टूट जाए। तो अगर बेटा यहाँ का बॉन्ड टूटता है तो क्या बनेगा, दोनों नहीं टूटेंगे। अच्छा एक बच्चा सोच रहा होगा कि सर इसका भी बॉन्ड टूट गया, यहाँ पर भी नेगेटिव, इसका भी बॉन्ड टूट गया, यहाँ पर भी नेगेटिव। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता जी। एक जगह से बॉन्ड टूटता है, एक जगह से बॉन्ड टूटता है, और वो बॉन्ड ज्यादातर कहां से टूटता है, वो बॉन्ड उस कार्बन पर ज्यादा टूटता है जहां से मेजर प्रोडक्ट बन सके, जहां से मेजर प्रोडक्ट बन सके। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। इस तरह से आपने इसका आइडिया ले लिया, इस तरह से आपने इसका आइडिया ले लिया, सर बिल्कुल ले लिया। अब आओ इसको बनाते हैं। यहाँ पे ये हो गया नेगेटिव, पॉजिटिव, और एक ये हो गया ना, और हमारे पास एक ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। अब मॉलिक्यूल खुद के ऊपर चार्ज तो बर्दाश्त करेगा नहीं। अच्छा यहाँ पे नेगेटिव का फॉर्मेशन कैसे हुआ समझ में आया ना, नेगेटिव का फॉर्मेशन कैसे हुआ समझ में आया ना, सर बिल्कुल समझ में आया, सर बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। ये क्या था, ये जो बीटा हाइड्रोजन था और ये जो बीटा कार्बन है, इनके बीच का बॉन्ड टूटा। बॉन्ड इस तरह, बॉन्ड किसके वजह से टूटा, हीट की वजह से। बॉन्ड किसकी वजह से टूटा, हीट की वजह से। और बॉन्ड कुछ इस तरह से टूटा कि बॉन्ड में प्रेजेंट दोनों इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड में प्रेजेंट दोनों इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन पर आ गए, इस कार्बन पर आ गए, हाँ या ना। बॉन्ड इन बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन और बीटा कार्बन के बीच का बॉन्ड कुछ ऐसे टूटा कि बॉन्ड में प्रेजेंट दोनों इलेक्ट्रॉन बीटा कार्बन पर आ गए, हाँ या ना, सर बिल्कुल। सिमिलरली अगर बेटा इस वाले बीटा कार्बन पर बॉन्ड टूटता है, अगर इस वाले बीटा हाइड्रोजन, अगर ये बेटा हमारे पास जो ये वाला बीटा हाइड्रोजन है, अगर यहां को बॉन्ड टूटता है तो वो भी कैसे टूटेगा कि बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन का जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो बीटा कार्बन पर आ जाए, इसी तरीके से बॉन्ड टूटेगा। तो अगर यहां पर बॉन्ड टूटेगा तो ये बंदा बनेगा, अगर यहां पर बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला बंदा बन के तैयार होगा। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब क्या करेगा बेटा, चार्ज तो किसी को नहीं पसंद, तो मॉलिक्यूल क्या चाहेगा, मॉलिक्यूल क्या चाहेगा कि चार्ज को हम लोग खत्म कर दें, चार्ज को हम लोग खत्म कर दें। तो चार्ज खत्म कैसे होगा, ये पॉजिटिव क्या बोलेगा इस नेगेटिव को कि भाई तू एक काम कर, मेरे पास आ जा, और जैसे ही तू मेरे पास आएगा हम दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और हमारे चार्ज खत्म हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या करता है नेगेटिव, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के पास आ जाता है और ये स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ, ये स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ। सिमिलरली ये नेगेटिव अगर इधर को आया तो क्या होगा, ये नेगेटिव अगर इधर को आया तो ये स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा, ये स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा। आपको पता है ये मेजर होगा या माइनर होगा। वो अल्कीन जिसके पास मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो वो होगा मेजर, वो अल्कीन जिसके पास लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो वो होगा माइनर। तो बेटा हीट क्या कर रहा है, यहां पर हीट एलिमिनेशन को प्रीफर कर रहा है। सर सुनो SN1 रिएक्शन में क्या था,
ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब तो SN1 रिएक्शन में भी सब्स्टिट्यूट हो रहे थे। ध्यान देना, जो हमारे पास SN1 रिएक्शन था वहां पर भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब तो वहां पर भी हट रहे थे। सर सिमिलरली यहां पर भी ब्रोमीन हट गया। ब्रोमीन तो वहां पर भी हटता था, ब्रोमीन यहां पर भी हट गया, लेकिन डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस वहां पे न्यूक्लियोफाइल आके कार्बोकेटायन से जुड़ जाता था, लेकिन यहां पे क्या होगा बेटा? यहां पे क्या होगा सर? यहां पे न्यूक्लियोफाइल आके कार्बोकेटायन से नहीं जुड़ता। यहां पर जो हमारे पास हीट होता है ना, यहां पर जो हमारे पास हीट होता है, हीट प्रमोट एलिमिनेशन। हीट, इसको मैं ठीक से लिखता हूं ना, हीट प्रमोट एलिमिनेशन। यहां पर हीट जो है बेटा, वो हीट क्या करता है? एलिमिनेशन को प्रमोट कर देता है। सर कैसे? यहां पर बेटा, वहां पे क्या था? वहां पर पहले कार्बोकेटायन बनता था X नेगेटिव, तो वहां पर भी लीव होता था, वहां पर भी X नेगेटिव बाहर को जाता था, एलिमिनेट होता था। यहां पर भी X नेगेटिव एलिमिनेट हो गया, लेकिन वहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये था कि जैसे ही X नेगेटिव लीव किया, कार्बोकेटायन बना, तो उस कार्बोकेटायन से न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाता था। लेकिन यहां पे क्या होता है? यहां पे होता यह है कि यहां से एक H नेगेटिव, H पॉजिटिव भी बाहर निकल जाता है, यानी कि यहां से हाइड्रोजन भी एलिमिनेट हो रहा है। यानी कि यहां पे क्या हो रहा है बेटा? यहां पे X तो एलिमिनेट हो ही रहा है, साथ साथ एक हाइड्रोजन भी एलिमिनेट हो रहा है। X के साथ साथ एक हाइड्रोजन भी एलिमिनेट हो रहा है। हाँ या ना बोलो, यस और नो बोलो। सर सही, बिल्कुल सही बात है सर। यानी कुछ जुड़ नहीं रहा है, और अगर कुछ जुड़ नहीं रहा है तो सब्स्टिट्यूशन तो बोलेंगे नहीं। वहां पे क्या था? वहां पे एक न्यूक्लियोफाइल आता था, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट, यानी क्या? एक न्यूक्लियोफाइल आया, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटाया, वहां पे खुद जुड़ गया। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है सर। यहां पे दोनों, यहां पर दोनों के दोनों बंदे एलिमिनेट आउट हो रहे हैं, बाहर को जा रहे हैं, भाग रहे हैं, इनको हटा दिया जा रहा है। इस वजह से हम लोग इस रिएक्शन को एलिमिनेशन कहते हैं, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो यहां पे हीट का क्या इन्वॉल्वमेंट है, समझ में आया? हीट क्या करता है? कार्बन और बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ देता है। और कैसे तोड़ता है? हेटेरोलिटिक वे में तोड़ता है। और ये समझने के लिए, ये मैंने जो आइडिया दिया, इस आइडिया से आप पूरे एलिमिनेशन में इवन वाले पार्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हो। इस आइडिया से आप इवन वाले पार्ट को अच्छे से एलिमिनेट कर, अच्छे से तुम रिलेट कर सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि अब यहाँ पे सारे अप्रोच लॉजिकल आपको दिख रहे होंगे। यहाँ के सारे अप्रोच लॉजिकल दिख रहे होंगे। एग्जाम में जो पहले वाला स्टेप कराया था वैसे करके आओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ये भी करके आओगे, गलत नहीं है, ठीक बात है, पक्की बात। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई, ये सारी बातें आपको समझ में आई। तो यहाँ पर बेटा ये जो हीट है हमारा, यहाँ पर जो हमारा हीट है वो बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल सही बात है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, मुझे आप पहले एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, ध्यान से बात को सुनना। यहां पे क्या हुआ है सर? यहां पे क्या हुआ है सर? सर यहां पे बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन का एक बॉन्ड टूटा है। यहां पर बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के बीच का एक बॉन्ड टूटा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड है? तो बच्चा बोलेगा कि सर बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। मैं पूछूंगा कैसे, आपको पता? तो बोला बच्चा कि सर अगर दो एटम के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर दो एटम के बीच में दो बॉन्ड है, इसका मतलब एक तो सिग्मा होगा, एक पाई होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के बीच में केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। अच्छा, तो बेटा मुझे एक बात बताओ, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि वीक बॉन्ड? तो बच्चा बोलेगा सर सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है? एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात भी क्लियर हुई? सर बिल्कुल क्लियर हुई। यानी कि इस सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें अच्छी खासी अमाउंट की एनर्जी देनी पड़ेगी। इस सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें अच्छी खासी एनर्जी देनी पड़ेगी, हाँ या ना? बिल्कुल सर। और सर हमने एक बात और पढ़ी है कि बॉन्ड ब्रेकिंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड का टूटना एक तरह का एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे एक बात बताओ, यानी कि इस बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी लगी, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, यानी कि ये स्टेप क्या हो गया? एंडोथर्मिक। क्या हो गया? एंडोथर्मिक। ठीक है,
अब बच्चा बोलेगा सर सुनो, सर बात को सुनो, मैं बोलूंगा क्या बेटा, बच्चा बोलेगा कि सर पहले सिग्मा बॉन्ड टूटा, समझ में आया, पहले सिग्मा बॉन्ड तो टूट गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड के टूटने के बाद क्या हुआ, ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिलके एक, यहां पे देखो कितने बॉन्ड हो गए, नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके आपस में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन किए। मैं बोला ठीक बात है, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, कुछ एक नया मॉलिक्यूल बनके तैयार हुआ। तो बच्चा बोलेगा सर देखो यहाँ पे दो बॉन्ड हो गए, यहाँ पे कार्बन के बीच में दो बॉन्ड हो गए, यानी कि एक तो सिग्मा एक पाई। मैं बोला और अच्छी बात है। बच्चा बोला कि सर देखो यहां पर बॉन्ड तो ब्रेक हुआ, लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म भी तो हुआ। मैं बोला हाँ हुआ। तो बच्चा बोलेगा इसका मतलब सर ये हुआ, इसका मतलब तो सर रिएक्शन न तो एंडोथर्मिक होना चाहिए न तो एक्सोथर्मिक होना चाहिए। मैं पूछा ऐसा क्यों? तो बोला कि सर बॉन्ड टूटने में जो एनर्जी लगी, बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड टूटने में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज हुई। हमने सर पढ़ा है कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस और बॉन्ड ब्रेकिंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई बॉन्ड टूटने में और यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो एनर्जी रिलीज हुई। यानी कि ओवरऑल रिएक्शन देखें तो ओवरऑल रिएक्शन ना तो एंडोथर्मिक होगा ना तो एक्सोथर्मिक होगा। मैं बोलूंगा गलत बात है, आपने बिल्कुल गलत बोला। आपने सोचा तो सही, अच्छी बात है कि आपने सोचा, लेकिन आपने बिल्कुल गलत बोला। बच्चा पूछेगा सर मैंने कैसे गलत बोला? मैं बोलूंगा एक बात बताओ, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा की पाई? सर सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब अगर सिग्मा बॉन्ड अधिक स्ट्रॉन्ग है तो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी कि कम एनर्जी लगेगी? सर सिग्मा बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो मुझे एक बात बताओ, पाई बॉन्ड वीक है तो जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो कम एनर्जी रिलीज होगी कि ज्यादा? सर कम एनर्जी रिलीज होगी। तो मैं अब आपसे एक बात पूछता हूं, मान लो बॉन्ड को तोड़ने के लिए 40 किलो जूल की एनर्जी लग गई और बॉन्ड बनने में 30 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई। बॉन्ड को तोड़ने में 40 किलो जूल एनर्जी लग गई और बॉन्ड को बनने में 30 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ओवरऑल प्रोसेस एंडोथर्मिक रहा कि एक्सोथर्मिक? तो बच्चा बोलेगा सर 40 लगी थी, 40 एब्जॉर्ब हुई थी, बॉन्ड को तोड़ने में 40 किलो जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी और बॉन्ड के बनने में 30 किलो जूल की एनर्जी रिलीज हुई। इसका मतलब सर अभी भी 10 किलो जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है, अभी भी सर 10 किलो जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि एलिमिनेशन रिएक्शन तभी होगा जब हम लोग एनर्जी को देंगे, और एनर्जी को देंगे इसका मतलब एंडोथर्मिक। तो आप इस बात को भी यहां पे लिखोगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन, अब क्योंकि हम लोग यहां पे इवन पढ़ रहे हैं तो यही लिखो इवन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। क्या ये बातें भी क्लियर है? क्या आपको ये बातें भी क्लियर हैं? ये बातें भी बिल्कुल समझ में आ गई? सर बिल्कुल समझ में आ गई, यहां पर भी कोई समस्या नहीं है। तो जल्दी से आप इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे की। अच्छा, नोट डाउन करने से पहले एक बात और देखो, नोट डाउन करने से पहले एक बात को और समझो। यहां पे हुआ क्या था? ये बेटा Br क्या है? तो बच्चा बोलेगा सर Br तो ब्रोमीन है। हाँ Br ब्रोमीन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो बेटा ये Br है वो कहीं ना कहीं हैलोजन भी तो है। Br जो है बेटा वो कहीं ना कहीं हैलोजन भी तो है। सर बिल्कुल Br हैलोजन भी है। अच्छा ध्यान दो इस रिएक्शन में हुआ क्या है? अगर Br हैलोजन है तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है बेटा? इस रिएक्शन में कहीं ना कहीं Br का रिमूवल हो रहा है और हाइड्रोजन का भी रिमूवल हो रहा है। इस एलिमिनेशन रिएक्शन में, इस इवन रिएक्शन में किसी न किसी इस एलिमिनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन का भी रिमूवल हो रहा है और हाइड्रोजन का भी रिमूवल हो रहा है। दिख रहा है ना, ये Br यानी कि एक टाइप का हाइड्रोजन हो गया। और इस हाइड्रोजन का क्या हो रहा है यहाँ पे? इस हाइड्रोजन का यहाँ पे हो क्या रहा है? सर इस हाइड्रोजन का यहाँ पे रिमूवल हो रहा है और इस हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? सर यहाँ पे हाइड्रोजन का भी रिमूवल हो रहा है। तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों का रिमूवल हो रहा है, हाँ या ना? सर बिल्कुल सही बात है। तो क्या हम लोग इस रिएक्शन को डिहाइड्रो हैलोजिनेशन
रिएक्शन नहीं कह सकते क्या? क्या हम लोग इस रिएक्शन को डीहाइड्रोहैलोजिनेशन नहीं कह सकते क्या? डी मतलब रिमूवल, किसका किसका? हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन और हैलोजन का रिमूवल हो रहा है। इस वजह से इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। क्लियर बात है? पक्की बात है? बढ़िया बात है सर, बिल्कुल बढ़िया बात है। तो जल्दी से अब आप इन सारे पॉइंट्स को लिख लो। इसको हम लोग डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एक पॉइंट कॉपी में और लिखना, एक पॉइंट कॉपी में और लिखना कि SN1 वाले रिएजेंट ही E1 में भी होंगे। SN1 वाले रिएजेंट ही E1 में भी होंगे, बट वहां पर हीट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, यहां पर हीट की रिक्वायरमेंट है, यानी कि यहां पर हीट नेसेसरी है, वहां पर हीट का कोई रोल नहीं था। ठीक बात है? पक्की बात है? तो जल्दी से लिख लो बेटा। चलो बेटा, अब हम लोग आगे की बातें समझते हैं। सर आगे की बातें क्या हैं? ध्यान समझना। क्या कि एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेट ओवर सब्स्टिट्यूशन और हीटिंग, यानी कि अगर आप हीट कर दो रिएक्शन को तो एलिमिनेशन रिएक्शन होना स्टार्ट कर देगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं। समझ गए बात को? डोमिनेट मतलब कि ज्यादा नंबर में एलिमिनेशन होने लगेगा। मतलब अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल है तो 100 में से 98 97 98 97 मॉलिक्यूल्स एलिमिनेशन को प्रीफर करेंगे हीट करने पे, वहीं 2-3 मॉलिक्यूल ही बस सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इसका मतलब क्या कि अगर आप हीट करो ना करो, 1-2 मॉलिक्यूल अभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे होंगे, लेकिन मेजॉरिटी केस में जो रिएक्शन हो रहा होगा वो हो रहा होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हमें पता है कि जो ज्यादा होता है उसी को हमको पढ़ना होता है। ठीक बात है? पक्की बात है? सर बिल्कुल पक्की बात है। आओ आगे देखो, रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? RI का सबसे अधिक, फिर RBR, फिर RCl, फिर RI, बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन की तरह, बिल्कुल SN1 की तरह। वहां पर भी रेट का ऑर्डर यही था, यहां पर भी रेट का ऑर्डर सेम है। कोई दिक्कत की बात? सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखो, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। पहला स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, वो भी 2 स्टेप रिएक्शन था, ये भी 2 स्टेप रिएक्शन है। वहां पे भी पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता था, यहां पर भी पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है। वहां पर भी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, यहां पर भी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये बात क्लियर है क्या? तो बिल्कुल क्लियर है। अगर X हमारा कोई हैलोजन हो जाए, अगर X हमारा हैलोजन एटम है तो इस रिएक्शन को हम लोग डीहाइड्रोहैलोजिनेशन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से हाइड्रोजन का भी रिमूवल हो रहा है और हैलोजन का भी रिमूवल हो रहा है। हाँ या ना बोलो? सर बिल्कुल सही बात है, सर बिल्कुल सही बात है। अगला बात, इफ हीट इज गिवन देन गो फॉर एलिमिनेशन। ठीक से लिख दो उसको। If heat is given then go for elimination, otherwise do substitution reaction। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में हीट मेंशन कर रखा है तभी आप एलिमिनेशन करोगे, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन करके काम खाली कर दो। आओ आगे देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक बट एलिमिनेशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ जो हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन था उसको हीट की रिक्वायरमेंट थी, तो एलिमिनेशन रिएक्शन एंडोथर्मिक हो गया, लेकिन सब्स्टिट्यूशन को कोई हीट का रिक्वायरमेंट था क्या? नहीं था। सर वो अपने अंदर से हीट अपने आप रिलीज कर रहा था। इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो एक तरह से एक्सोथर्मिक नेचर का है, लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे एंडोथर्मिक हो जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? सर बिल्कुल कोई समस्या नहीं। अब आगे देखो, वीक बेस इज रिक्वायर्ड फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन को कराने के लिए वीक बेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप जल्दी से इन सारे पॉइंट को या तो लिख लो या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे को मूव करते हैं, फिर हम लोग आगे की टॉपिक पढ़ते हैं। जल्दी करो। चलो बेटा, अब हम लोग एक स्पेशल केस देखते हैं। क्या देखते हैं? एक स्पेशल केस देखते हैं। मतलब समझो, मतलब ये कि जनरल रिएक्शन क्या था बेटा? मान लो यहाँ पे हमारा कोई X ग्रुप अटैच था, मान लो यहाँ पे हमारा कोई X ग्रुप अटैच था, इसको हम लोग किसी वीक बेस से ट्रीट करते थे इन प्रेजेंस ऑफ हीट। लेट से द वीक बेस इज ROH और H2O इन प्रेजेंस ऑफ हीट, देन वी गेट द प्रोडक्ट एज अल्कीन। ठीक है ना? तो हम लोग जब ये काम करते थे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता था वो अल्कीन मिलता था। क्या मिलता था? अल्कीन मिलता था, जिसमें ये मेजर था और ये माइनर था।
और जनरली हम लोगों ने क्या बोला था कि जनरली जो बेटा हमारे पास X है ये क्या है, हैलोजन है। क्या है, हैलोजन है। मतलब ये हो सकता है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक बच्चा खड़ा होगा कि सर मान लो अगर यहाँ पर ये जो हमारा X है वो हैलोजन ना होके हमारा एल्कोहल हो जाए, कोई OH ग्रुप हो जाए तो मैं बोला कि हाँ यही स्पेशल केस है। मान लो वहां से कोई बच्चा खड़ा हुआ बोला कि सर मान लो ये X हैलोजन नहीं है, ये X हमारा OH है, कोई अल्कोहल है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे बेटा, यही है हमारा स्पेशल केस। तो आओ हम लोग इस स्पेशल केस को समझते हैं। आओ हम लोग ध्यान से इस स्पेशल केस को समझते हैं। चलो हम लोग लिख लेते हैं पहले, चलो हम लोग लिख लेते हैं पहले। ठीक, स्पेशल केस क्या है बेटा, स्पेशल केस ये है कि इस बार यहां पे मैंने OH लगा दिया। क्या लगा दिया, OH लगा दिया। ठीक है, X हटा के OH लगा दिया। ठीक, तो इस केस में सर इस अभी यहां पे हम लोगों ने OH कर लिया यानी कि अल्कोहल लगा दिया X के जगह पे, तो क्या अभी भी जो हम लोग रिएजेंट लेंगे वो पुराना वाला ही लेंगे, पिछला वाला ही लेंगे, सेम रिएजेंट लेंगे क्या? नहीं बेटा, अब यहाँ पे हम लोग सेम रिएजेंट नहीं लेंगे, अब हम लोग यहाँ पे रिएजेंट को भी चेंज कर देंगे। सर कौन सा रिएजेंट लेंगे बेटा, अब हम लोग जो यहाँ पे रिएजेंट का यूज करेंगे वो हमारा होगा कोई कंसंट्रेटेड एसिड। मतलब यहाँ पे हम लोग किसी H पॉजिटिव का किसी हम लोग H पॉजिटिव रिएजेंट का यूज करेंगे। अब ये H पॉजिटिव क्या है, ये हमारा रिएजेंट, प्लस में हीट तो देना ही है, प्लस में हीट तो देना ही है। अब चलो बेटा हम लोग ये देख लेते हैं कि रिएजेंट कौन कौन से हो सकते हैं। हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पे रिएजेंट कौन कौन से हो सकते हैं। तो समझो बेटा, यहाँ पे जो इस केस में जब ये अल्कोहल हो जाए उस केस में जो हमारा रिएजेंट होगा, रिएजेंट जो होगा इस केस में हमारा वो क्या हो जाएगा, मान लो हमारा H पॉजिटिव प्लस आप हीट ले लिए, या फिर H2SO4, या फिर H2SO4 प्लस आप हीट ले लिए, या फिर H3PO4 प्लस ऑफ हीट ले लिए, या फिर H3O पॉजिटिव प्लस ऑफ हीट ले लिए। ठीक है, तो इनमें से कोई भी बंदा आपको दिख सकता है। ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, रिएजेंट है इन केस ऑफ अल्कोहल, इन केस ऑफ अल्कोहल। ठीक बात है, पक्की बात है, बढ़िया बात है। चलो अगर ये सारी बातें समझ में आई तो एक चीज और हो सकता है, वो एक चीज और क्या हो सकता है कि मान लो H पॉजिटिव इन H2O प्लस ऑफ हीट दे दे। तो ये सभी क्या है बेटा, ये सभी क्या है, रिएक्शन के, मतलब जब अल्कोहल हम लोग ले लेते हैं उस केस में हमारे रिएजेंट्स होंगे। क्या ये बातें क्लियर हैं? ये बातें क्लियर हैं सर, बिल्कुल क्लियर है। अब सर रिएक्शन में कोई फर्क नहीं है, रिएक्शन तो अभी भी पिछले मैकेनिज्म से ही होगा, रिएक्शन का अप्रोच अभी भी सेम रहेगा, रिएक्शन अभी भी इवन पाथ से ही जाएगा, लेकिन बस रिएजेंट बदल जाएंगे। ठीक है, तो आपने रिएजेंट को लिख लिया, आपने रिएजेंट को लिख लिया। क्या, जल्दी से लिख लो एक बार। आई होप कि अब आपने लिख लिया होगा। तो मैं इसको करता हूं इरेज, मैं इसको क्या करता हूं, इरेज। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, मैंने इसको कर दिया इरेज। अब देखो ध्यान से समझो, अब देखो ध्यान से समझो। मान लो कि मैंने क्या किया, यहाँ पे H2S कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया। मैंने क्या ले लिया, कंसंट्रेटेड एसिड में मैंने यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया और साथ में हीट भी ले लिया हम लोगों ने। अब होगा क्या, हमें पता है कि जो एसिड होता है वो अपने अंदर से H पॉजिटिव को डोनेट करता है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिल गया, सोर्स ऑफ H पॉजिटिव आयन। इस एसिड के आने की वजह से हमें यहाँ पर क्या मिल गया, सोर्स ऑफ H पॉजिटिव आयन। मिल गया कि नहीं मिल गया सर, बिल्कुल मिल गया सर, बिल्कुल मिल गया। अब इस ऑक्सीजन के पास क्या है, ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है कि नहीं सर, बिल्कुल है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को फेंक के इस H पॉजिटिव में मारेगा। क्यों मारेगा, अरे बेटा ये तो इलेक्ट्रॉन ही है, आखिर में तो ये इलेक्ट्रॉन ही है। हाँ सर, और ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्शन तो फील करेंगे ही करेंगे सर, बिल्कुल सही बात बोले। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा OH, यहां पे आ गया पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को H पॉजिटिव को दिया, H पॉजिटिव को दे मारा, क्योंकि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को H पॉजिटिव को दे दिया, तो यहां पे आएगा पॉजिटिव, यहां पे एक पॉजिटिव आ जाएगा ऑक्सीजन पे। यस सर,
और हमें एक बात पता है, क्या पता है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। तो अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जो कार्बन है इसको मैंने क्या बोलूंगा, अल्फा कार्बन। इसको अल्फा क्यों बोलूंगा, OH क्या था, फंक्शनल ग्रुप था, फंक्शनल ग्रुप से अटैच पहला कार्बन अल्फा कार्बन। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना और अल्फा कार्बन के बीच में जो बॉन्ड था उस बॉन्ड को अपने ऊपर शिफ्ट कर लेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने और अल्फा कार्बन के बीच में जो बॉन्ड था उस बॉन्ड को अपने ऊपर शिफ्ट कर लेगा। और जैसे ही इस बॉन्ड ऑक्सीजन ने अपने इस बॉन्ड को अपने ऊपर शिफ्ट किया, जैसे ही ऑक्सीजन ने इस बॉन्ड को अपने ऊपर शिफ्ट किया, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड में प्रेजेंट दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गए। हाँ या ना बोलो सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हुआ सॉरी बच्चों, थोड़ा सा माइक ऑफ हो गया था। आवाज़ आ रही है? अब मुझे तो ये भी नहीं पता कब ऑफ हुआ था, कितना पीछे से नहीं आ रही, बट मैं ट्राई करता हूँ। मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे थे तभी माइक ऑफ हो गया था, है ना? हाँ सर, चलो दोबारा करते हैं। तो बेटा ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है कि नहीं सर? ऑक्सीजन 16th ग्रुप का एलिमेंट है, उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसने 1 2 यानी कि 2 बॉन्ड बना रखा है, यानी कि अभी भी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स तो बचे होंगे। तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस H पॉजिटिव को दिया और क्या बना लिया, H2O। क्या बना लिया इस तरह से, H2O। अब हमको पता है ऑक्सीजन से अटैच पहला कार्बन ये अल्फा कार्बन। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन पूरे पीरियोडिक टेबल का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कि नहीं सर? बिल्कुल है। तो अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ऑक्सीजन अपने और अल्फा कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर शिफ्ट कर लेगा। ऑक्सीजन ने क्या किया कि अल्फा कार्बन और इसके बीच में जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन और अल्फा कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गए। अब जैसे ही बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गए, बॉन्ड हो गया ब्रेक और क्या बन गया, कार्बोकेटायन प्लस ऑफ H2O। कार्बोकेटायन प्लस ऑफ H2O। उसके बाद सारे स्टेप सेम है, उसके बाद सारे स्टेप सेम है। ये हो गया ना बेटा, ये बन गया कार्बोकेटायन। फिर वहीं हीट आया और हीट क्या करेगा, हीट 2 प्रोडक्ट बना देगा। एक प्रोडक्ट तो ये हो गया हमारा, प्लस ऑफ एक प्रोडक्ट ये हो गया हमारा। जो ये वाला प्रोडक्ट है बेटा ये होगा हमारा मेजर, ये प्रोडक्ट क्या होगा, ये होगा हमारा मेजर। और ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, ये वाला प्रोडक्ट होगा हमारा माइनर। ये वाला माइनर क्यों होगा, वो वाला मेजर क्यों होगा, ये बातें भी आपको पता ही हैं, इसको बताने की कोई भी जरूरत नहीं है सर। जो मेजर वाला बंदा है उसको हम लोग बोलेंगे सेटजेफ और जो माइनर वाला बंदा है उसको हम लोग बोलेंगे हॉफमैन। सारी बातें क्लियर है क्या? बाकी सारा मैकेनिज्म सेम है पिछले की तरह, बाकी सारा मैकेनिज्म सेम है पिछले की तरह। अच्छा अब देखो हुआ क्या, अगर इस रिएक्शन को हम लोग ध्यान से देखें, अगर इस रिएक्शन को बेटा हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पे हुआ क्या, यहां पे हुआ रिमूवल ऑफ वाटर। यहां पे हुआ क्या बेटा, रिमूवल ऑफ वाटर, है ना? मॉलिक्यूल में अल्कोहल था और फाइनली क्या हो गया, पानी बह गया, पानी बाहर निकल गया। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या, रिमूवल ऑफ वाटर। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ सर? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। इस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, इस वजह से हम लोग इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल से वाटर का रिमूवल हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, यहां पे अल्कोहल पहले वाटर बनाया और फिर इस वाटर का यहां पे हो गया रिमूवल। तो क्योंकि इस रिएक्शन में वाटर का रिमूवल हो रहा है अल्कोहल में से, इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बिल्कुल इवन रिएक्शन की तरह है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सिमिलर है। द ओनली डिफरेंस इज द डिफरेंस इन रिएजेंट। केवल रिएजेंट का डिफरेंस है, बाकी सारी बातें बिल्कुल सेम है। तो आपको इसके रिएजेंट को लर्न कर लेना है, फिर समझ लेना है। एसिड तो है बेटा बस,
हम लोग एसिड लेंगे। कैसे एसिड लेंगे? कंसंट्रेटेड एसिड लेंगे। कैसे लेंगे? कंसंट्रेटेड एसिड लेंगे। सर कंसंट्रेटेड एसिड क्यों लेंगे? क्योंकि अगर हमारे पास एसिड कंसंट्रेटेड होगा तो हमारे पास H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे, और अगर H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे तो इस तरह से H2O ज्यादा बनेंगे, और यहाँ पे अगर H2O ज्यादा बनेंगे तो इस तरह से वाटर का रिमूवल भी अधिक होगा। हाँ सर, और अगर बेटा वाटर का रिमूवल अधिक होगा इसका मतलब डिहाइड्रेशन भी अधिक होगा, और अगर डिहाइड्रेशन अधिक हो रहा है इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। तो क्या आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है, इवन रिएक्शन क्या होता है, इवन रिएक्शन क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, रिएजेंट्स कौन कौन से हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में डिफरेंस क्या है, ये सारी बातें क्लियर हैं। तो बेटा अगर आपको ये सारी बातें क्लियर हैं, आपने आज के लेक्चर को अगर एंजॉय किया है तो बेटा मन लगा के पढ़ना और रिवाइज जरूर करना। अब कुछ डिफिकल्ट नहीं बचा, जितना डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ना था हम लोगों ने पढ़ दिया, अब मक्खन की तरह सारी बातें हो जाएंगे। और अभी आज ही मैं एक लेक्चर और रिकॉर्ड करूंगा, किसका? E2 का, फिर E1 CB का, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग तुरंत आ जाएंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे, मतलब कल तक चैप्टर खत्म है। अब आप कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कितना रिवीजन कर रहे हो, ये डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आप टॉप करोगे कि नहीं करोगे, आप एक अच्छे और सिंसियर स्टूडेंट बनने वाले हो कि नहीं, ये आपकी मेहनत पे, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ठीक, तो जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे बेटा ऑर्गेनिक में, उतना ऑर्गेनिक आपका परफेक्ट होता चला जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि लेक्चर मेरा खराब नहीं हुआ होगा, क्योंकि बीच में माइक भी खराब हुई थी। चलो ठीक है, जो भी होगा, अगर लेक्चर खराब होगा तो मैं दोबारा रिकॉर्ड करके डालूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बेटा पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।